हेलो प्यारे बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बेटा साइंस में हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। भाग 1 मैं इसका आपको करा चुका। आज मैं आपके लिए भाग 2 लेकर आया हूँ। इस भाग में मैं आपको बताऊँगा कि जब दर्पण प्रतिबिंब बनाता है तो वो कुछ नियमों को फॉलो करता है। तो कुछ प्रतिबिंब से संबंधित कुछ नियमों के बारे में बेटा मैं आपसे बात करने आया हूँ। भाग 1 में हमने समतल दर्पण क्या होता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये सब बातें हमने की। तो आइए शुरू करते हैं भाग 2। आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो बेटा ये जो नियम है, देखो नियम से पहले आपको कुछ पॉइंट मैंने भाग 1 में बताए थे, तेजी के साथ में उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कि बेटा सपोज करो ये मेरा कोई दर्पण है और अगर इस दर्पण के मैं बाहरी सतह पर परत चढ़ा दूंगा तो इसका नाम होगा बेटा अवतल दर्पण। ये तो बताया था मैंने आपको कि अगर इस शेप का है, शेप कैसी भी हो सकती है, बट वो परत आप कहाँ पे चढ़ा रहे हो। अगर जो बाहरी सरफेस है, बाहरी पृष्ठ है, वहाँ पर आपने परत लगाई है तो अवतल बन जाएगा। और अगर आपने अंदर की तरफ बेटा परत की है तो वही मेरा क्या बन जाएगा बेटा, उत्तल बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। और दूसरी बात मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि ये लाइन जाती है, इस लाइन को बेटा मैं मुख्य अक्ष रेखा कहता हूँ या प्रिंसिपल एक्सिस उसको इंग्लिश में कहा जाता है। और ये मुख्य अक्ष रेखा ये दर्पण को जहाँ पर काटेगी बेटा उसको मैं पोल कहूँगा। ये पॉइंट जो है ये पोल होता है, पीसेस को हम प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो है मतलब वो किसी एक गोले का हिस्सा होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा, स्फेयर का फिर एक केंद्र बिंदु होगा। तो बेटा यहाँ पर एक कहीं पॉइंट आएगा, इसको थोड़ा मैंने दूर बना दिया जिससे कि आप ठीक से समझ पाओ, है ना। अगर ये किसी मतलब गोले का हिस्सा है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका बेटा केंद्र बिंदु आने वाला है। तो बेटा उसको सी कहते हैं, वक्रता केंद्र हिंदी में कहा जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसी को बेटा इसकी त्रिज्या कहा जाता है। और इसका अगर हाफ कर दूंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा तो ये हमारा फोकस बन जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए जब मैं आपको ये कुछ नियम बताऊं। तो बेटा नियम फर्स्ट देखो हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो पहला नियम है, रूल नंबर फर्स्ट है, वो क्या बताता है। वो ये बताता है कि अगर कुछ रेखाएं, प्रकाश की किरणें बेटा मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं। और फिजिक्स में एक अजम्पशन है, एक चीज मानी गई है कि जो समांतर आती हैं रेखाएं वो हमारा अनंत से आती हैं। एक कहीं दूर यहाँ पर बेटा एक हमारा एक बिंदु है, अनंत है, एक पॉइंट अनंत है। तो अनंत से अगर कुछ रेखाएं आएंगी, और मैं पहले आपको कह चुका कि ये हमारा एक अजम्पशन है, माना गया है कि वहां से बेटा कैसी आती हैं, वो हमारा पैरेलल आती हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेटा क्या आ रही थी, पैरेलल यहाँ से रेखाएं आ रही थी। और देखो जिस बिंदु पर ये हमारा मिरर को टच कर रही हैं या दर्पण से टकरा रही हैं, मैंने बताया था कि अगर आपको उस बिंदु से एक अभिलंब खींचना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक मतलब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र तक एक लाइन खींच दोगे बेटा, वही कहलाएगा उसका अभिलंब। तो मैंने क्या किया, अभी मैं इस रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक अभिलंब मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, और अभिलंब तो बेटा ये हो जाएगा पूरा इसका। अब ये जो है ये वाला एंगल, इसी एंगल को मैं बोलता हूँ, इसी कोण को बोलता हूँ मैं क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण है ये। और रिफ्लेक्शन यानी कि हमने जो परावर्तन का नियम था वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आपको बताया कि जो ये आपतित कोण होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है ना बेटा। तो जितना ये वाला कोण होगा उसी एंगल से, सेम एंगल के साथ ये हमारी क्या होगी बेटा, परावर्तित होगी। यानी कि ये जो किरण आई थी हमारी ऐसे, वो इस एंगल से बेटा आगे जाएगी। और जब इसको आगे बढ़ा के देखा तो हमने लगा कि वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो पहला नियम हमारा किताबों में ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर समानांतर कोई रेखा आई है, प्रकाशीय किरण रेखा आई है मुख्य अक्ष रेखा के, तो वो परावर्तन के बाद बेटा कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये नियम आपको याद रख लेना है, बहुत इजी सा नियम है। और मैंने बताया भी कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। हम अभिलंब जब तक नहीं खींचेंगे तो हम एग्जैक्ट जो है वैल्यू बेटा इसकी बता नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम परावर्तन के नियम में पढ़ चुके कि जो ये आपतित कोण होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये हमारे परावर्तन के नियम थे। तो पहला नियम बहुत आसान था, मैं एक बार और इसको रिपीट करना चाहूँगा कि अगर ये मुख्य अक्षीय रेखा के समानांतर आएगी तो परावर्तन के बाद उसको फोकस से जाना होगा। ये हमारा पहला नियम था। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब में बेटा इस नियम का प्रयोग होगा। तो ठीक है बेटा, ये अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर, ये है अवतल दर्पण में। अगर इसी को मैं बेटा ड्रॉ करना चाहूँ कहाँ पर, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का मैंने बताया था कि अंदर वाले सतह पर आपको परत लगा देनी है।
और बेटा ये लाइन अगर मैं खींचूंगा, है ना, ये लाइन, इसी का नाम क्या हो जाएगा, मेरा मुख्य अक्ष रेखा। और एक बात भी आपको मैंने बताई थी लास्ट टाइम कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस है वो उसके दाईं दाईं तरफ होता है। यानी फोकस बेटा इसका कहीं यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। अब यहाँ से दूर अनंत से अगर कोई बेटा मेरा क्या आएगी, एक समांतर रेखा आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, तो होगा क्या कि मैंने बताया था, नियम बताता है कि इसको फोकस से पास होना है। यहाँ तो ये रियल में ऐसा वास्तव में हो रहा था, है ना, ऐसा वास्तव में हो रहा था। लेकिन अब ये जो मेरा उत्तल दर्पण है ये अपसारी होता है। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई किरण आएगी तो इसको फैला देता है, जबकि अगर मैं इसकी बात करूंगा, अवतल दर्पण की बात करूंगा, ये अभिसारी होता है, मतलब उसको केंद्र की तरफ मोड़ता है ना। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये दो शब्द आपको सीखने हैं। अभिसारी, अभिसारी मतलब जो केंद्र की तरफ को मोड़ देगा, अपसारी जो केंद्र से थोड़ा दूर उसको मतलब भगा देगा। अब ये ऐसे आई है तो बेटा इसको बात समझो कि ये मेरा एक ऐसे जाएगी, दूर भगा देगा, उसको डाइवर्ट हो जाएगी। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि लेकिन इसको तो कहाँ से पास होना है, फोकस से पास होना है ना। अब फोकस तो यहाँ कहीं है नहीं है, तो इसको मैंने क्या किया, बैक साइड में बेटा इसी को वो मैंने बेटा बैक साइड में बढ़ाना स्टार्ट किया। और बैक साइड में जब मैंने बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये कहाँ से पास हो रही है, पीछे को फोकस से पास हो रही है। तो ये वास्तव में तो पास नहीं हो रही, इसको तो पास करवाया गया है ना, इसको गुजरवाया गया है ना बेटा। तो यहाँ पर इसलिए जो इमेज बनेगी, उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनाएगा वो वास्तविक इमेज नहीं बनाता, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वो अभिसारी इमेज बनाता है, या उसको मैं मतलब क्या कहूँगा, आभासी इमेज कहूँगा, सॉरी, आभासी इमेज बनाता है। तो बेटा ये था रूल नंबर 1। रूल इतना सा बताता है कि अगर समानांतर आएंगी रेखाएं और बेटा तो उनको फोकस से पास होना होगा, एक में वो क्या होगा, रियल में पास होंगी, और दूसरे में क्या होगा, उनको पास करवाया जाएगा। तो बेटा आप बढ़ते हैं हम नियम सेकंड की तरफ। नियम सेकंड इसका जस्ट बेटा बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है कि अगर सपोज करो कि ये मेरा बेटा कोई दर्पण है और ये दर्पण मेरा कौन सा है, अवतल है, और ये सेम कहानी बेटा होगी हमारी, ये मेरी कोई लाइन जा रही है, इसको मुख्य अक्ष रेखा कहूँगा, और यहाँ पर फिर कहीं इसका सी होगा और यहाँ पर बेटा इसका क्या होगा, एफ होगा। अब क्या है कि इस बार हमने जो लाइट का सोर्स है वो फोकस पर रख दिया है। अब फोकस पर अगर यहाँ से लाइट जाएगी, है ना, तो ऐसे आएगी और मिरर से क्या होगी, वो टकराएगी। अब मिरर से टकराएगी तो मैं कहना बेटा आपसे चाह रहा हूँ, नियम तो इतना बताता है कि वो टकराने के बाद परिवर्तन होगा, है ना बेटा, मतलब अपवर्तन होगा। तो बेटा हमें पढ़ना है नियम सेकंड। नियम सेकंड में मैं क्या बता रहा हूँ कि ये मेरा मिरर है, दर्पण है, और ये एक लाइन जा रही है, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष रेखा। तो बेटा इस बार हमने सोर्स को फोकस पे रख दिया है। फोकस से मतलब जो लाइट का सोर्स है, तो लाइट यहाँ से आएगी, प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी और दर्पण से टकराएंगी। वो नियम बताता है कि टकराने के बाद वो समानांतर जाएंगे किसके बेटा, मुख्य अक्ष रेखा के। यानी कि जो पहला नियम था उसका जस्ट बेटा क्या है, ऑपोजिट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो सिंपल सा पहला नियम था कि पैरेलल आएंगी, पैरेलल आने के बाद वो हमारी क्या जाएंगी, फोकस से पास हो रही थी, और ये फोकस से जा रही है और वो समानांतर निकल जा रही है। इसी को बेटा अगर मैं देखो, इसी नियम को अगर मैं जो उत्तल दर्पण है वहाँ से बना के दिखाऊँ तो थोड़ा आप ध्यान से प्लीज देखना कि ये मेरा बेटा यहाँ पर क्या है, इसका पोल होता है और यहाँ पर हमारा फोकस होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि यहाँ से हमने देखा कि एक ऐसे कोई आ रही है ना, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और आने के बाद बेटा वो क्या गई है, इसके बिल्कुल मतलब पैरेलल गई है। अब ऐसे गई है पैरेलल। नियम बताता है कि पैरेलल तभी जा सकती है अगर वो हमारा फोकस से आएगी। अब यहाँ तो कोई फोकस है नहीं, यहाँ से आ रही है, तो हमने देखा इसको अगर मैं बैक साइड में, पीछे की साइड में अगर मैं क्या कर दूँ, उसको बढ़ाना शुरू कर दूँ, तब लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो वास्तव में फोकस से आती नहीं है, है ना। इसको फोकस से मतलब आगे लाइन को बढ़ाया जाता है, तब लगता है कि फोकस से आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनने वाली है बेटा वो हमारा वास्तविक इमेज नहीं बनेंगी, वो आभासी इमेज बनने वाली है। आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उनको किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो ये दो नियम बेटा हमने पढ़े, दोनों नियम एक दूसरे के उल्टे थे बिल्कुल। पहला नियम बताता था कि अगर समानांतर आएंगी तो फोकस से जाएंगी परावर्तन के बाद, और तीसरा क्या बताता है कि फोकस से आएंगी तो समानांतर जाएंगी परावर्तन के बाद। अब बेटा हम पढ़ते हैं नियम नंबर 3। अब ये नियम थर्ड क्या बताता है, बात को सुनो ध्यान से प्लीज। वही कहानी होगी बेटा कि ये मेरा दर्पण और बाहर कोटिंग की है तो उसका नाम हो जाएगा बेटा क्या, मेरा अवतल दर्पण, और ये रेखा जाएगी, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष रेखा। यहाँ पर बेटा मेरा पोल होगा और ये फोकस मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये इस बार क्या बोल रहा है कि अगर वो जो प्रकाश की रेखा है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है, यानी यहाँ से वो इस तरीके से आ रही है, ऐसे आई है बेटा, ठीक है। ये ऐसे गई,
यहाँ से आई है वो आपतित किरण है इस टाइम ये, है ना। और देखो तो नियम क्या बताता है कि यहाँ टकराएगी तो फिर क्या होगा, परावर्तन होगा, है ना बेटा, क्या होगा, परावर्तन होगा। वो सेम माध्यम में, उसी माध्यम में वापस जाएगी। तो बेटा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि अगर मैं अभिलंब खींचूंगा तो अभिलंब का मतलब क्या होता है कि इस बिंदु से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइन खींच दो, वही क्या होगा, अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनना है, एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपतित कोण है उसका मान तो 0 हो गया है, शून्य हो गया है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमारा जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते को वापस चली जाती है। यही रास्ता हमारा बेटा आपतित किरण का होता है, और यही रास्ता बेटा हमारा किसका होता है, परावर्तित किरण का होता है। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। इसी तरीके से सेम रूल बेटा मेरा फॉलो कहाँ पर होगा, ये मेरा सेम नियम जो फॉलो होगा वो उत्तल दर्पण में होने वाला है। ये अगर मैं मुख्य अक्ष रेखा कहूँगा तो मैंने बताया था इसका फोकस यहाँ पर होता है ना बेटा, और सी हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो यहाँ देखा गया अगर ऐसे कोई आ रही थी रेखा यहाँ पर, तो ये ऐसे आई है तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद तो वापस ऐसे ही गई। तो देखा ऐसे क्यों गई, फिर इसको आगे बढ़ाया गया, तो आगे बढ़ाया गया तो बेटा इसको लगा कि हमारे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो नियम सेम है बिल्कुल, 3 हमने नियम पढ़े हैं। पहले नियम मैंने आपको बताया था कि पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास होगी परावर्तन के बाद। फिर मैंने बताया कि फोकस से जाएगी तो बेटा वो समानांतर जाएगी परावर्तन के बाद, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगी तो वापस भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, है ना, उसमें कोई भी मतलब डेविएशन नहीं आने वाला है। नियम 4 देखो, ये ज़्यादा आसान है। ये बताता है कि अगर ये आपका दर्पण है और बाहर कोटिंग करोगे आप तो बेटा ये बन जाएगा अवतल। इतनी बार में चीज़ें रिपीट की हैं तो आपके याद होना चाहिए बिल्कुल अब। और बेटा ये अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूँ और इस रेखा का नाम मैं बता चुका, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। तो इस बार यहाँ पर ये मेरा पोल है और ये मतलब फोकस, और ये बेटा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक जो आपतित किरण आ रही है प्रकाश की, वो इस तरीके से आ रही है कि वो मतलब इस दर्पण पे तिरछी आ रही है, और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये जो पोल वाला पॉइंट है, पोल वाला बिंदु है, यहाँ पर वो उसको टच कर रही है। तो आप देखो एंगल बनाएगा तो इस टाइम ये जो है ना, ये जो मैंने बताया जिस पॉइंट पे टच करे वहां से लेके आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन खींच दो, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, अभिलंब कहता हूँ। यानी यहाँ से इसी रेखा के ऊपर जो ये लाइन हो जाएगी बेटा, इसी को मैं क्या बोलूँगा, अभिलंब कह दूंगा। और जो ये कोण बनेगा इसका नाम कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण होगा, यानी एंगल आए। ठीक है बेटा। और मैंने बताया था कि परावर्तन का नियम क्या बताता है कि जितना ये कोण होता है परावर्तित कोण भी सेम होता है, यानी वो ऐसे बेटा मेरा वापस जाएगी, ये हो जाएगा एंगल आर। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर वो ओब्लिकली आ रही है, तिरछी आ रही है, इस बिंदु पर टच कर रही है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उसी कोण को बनाते हुए बेटा वो वापस परावर्तित होकर निकल जाएगी। तो अगर इसी रूल को मैं, इसी नियम को मैं बेटा उत्तल दर्पण में अप्लाई करने के लिए कहूँगा तो बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो यहाँ भी होगा। ये अगर वो यहाँ से आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण, और ये एंगल हो जाएगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित कोण। तो ये बेटा ये 4 नियम मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार पढ़ना है क्योंकि आने वाले टॉपिक जो हैं इन्हीं नियमों पर आधारित होंगे। तो बेटा अगर आपके हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, प्लीज़ अपने सुझाव हमें दीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को शेयर कीजिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखो बेटा, बढ़ते रहो, बाय।